20 बरस बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने इक़्तिदार संभाल ही लिया है, जिसके बाद पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी अब लोगों में तशवीश की लहर है। खासकर सियासी मुबशरीन को वादी कश्मीर में भी इस तरह की कयास आराइयाँ की जा रही है कि अमन व कानून में अब वहाँ पे सूरत हाल में अमन व कानून की बेहतरी आने के बावजूद वहाँ आबतरी हो सकती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वायद साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हिफाजती मामलात पर किस तरह के असरात मुरतब हो सकते हैं अब अफगान में तालिबान हुकूमत आने के बाद। देखिए, तालिबान की हुकूमत तो अफगानिस्तान में अब बनी जाएगी जैसा उनका कंट्रोल है। तो इसका असर ना सिर्फ कश्मीर पे और भारत पे, मैं समझता हूँ पूरे साउथ एशिया में होगा। क्योंकि अगर आप देखें, जब पिछली बार तालिबान की हुकूमत थी 1996 से 2001, तो उस वक़्त बहुत सारे टेररिस्ट जिनको हम इंटरोगेट करते थे उनकी इंटरोगेशन में आता था कि हम एडवांस ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान में जाते थे। तो यही एप्रीहेंशंस हैं कि कहीं ये जो इस वक्त ट्रेनिंग सेंटर्स टेररिस्ट के पीओके में हैं, चूंकि तालिबान आईएसआई का ही क्रिएटेड है, तो कहीं उनको आईएसआई इस्तेमाल करके ये जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं इनको अफगानिस्तान में शिफ्ट ना करे और उनका इस्तेमाल करे। और पाकिस्तान को भी एक एलिबाई मिल जाती है, क्योंकि आजकल एफएटीएफ का काफ़ी प्रेशर है पाकिस्तान पर। एक नकेल कसी जा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि एक्शन लिया जाए। टेररिस्ट जो उनके देश में हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ट्रेनिंग टेररिस्ट को जो दी जाती है उनको एलिबाई मिल जाएगी कि हम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक दूसरे मुल्क में हो रही है ट्रेनिंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये भी एक खतरे का वाइस बन सकता है। हालांकि टेररिस्ट तालिबान ने अपनी अश्योरेंस जो दी है अमेरिका को और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पनाह नहीं देंगे, लेकिन कितना वो अपने जो उनका कहना है उस पर उतरते हैं वो वक्त ही बताएगा। दूसरा, अगर आप जो वायलेंस का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 90 से लेकर 89 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वायलेंस का पीरियड जो है पीक इज़ 2001, और वही पीरियड था जब तालिबान की वहाँ हुकूमत थी। उस पीरियड में सबसे ज़्यादा फॉरेन टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट हुए। कारगिल हुआ, जब आर्मी विड्रॉ बॉर्डर से होकर कारगिल गई तो सारी इन्फिल्ट्रेशन जो है फॉरेन टेररिस्ट की हुई। बहुत सारे फिदाई अटैक जिनको हम सुसाइडल अटैक बोलते हैं वो हुए। असेंबली पे अटैक हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और हर एक आप जो भी पैरामीटर लें उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा वायलेंस 2001-2 में हुई। तो जब उनकी हुकूमत हटी उसके बाद ही ये जो वायलेंस का लेवल कम हुआ। तो वो भी एक एप्रीहेंशन है कि आने वाले वक्त पे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि तालिबान वहाँ कैसे बिहेव करता है। सर, किस तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को या इंडियन आर्मी को, क्योंकि जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो बॉर्डर मैनेजमेंट ही होगा और हिंटरलैंड में भी होगा। बॉर्डर हालांकि आर्मी और बीएसएफ ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा है, और अगर आप देखें इन्फिल्ट्रेशन लेवल बहुत कम है, क्योंकि उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है। 2001 तक फेंसिंग नहीं हुई थी, आज बॉर्डर में फेंसिंग है, आज बॉर्डर में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है। तो उसका असर तो है ही है, और बहुत चौकसी हो गई है। उस वक्त का बॉर्डर आज नहीं है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। लेकिन हालांकि इन्फिल्ट्रेशन लेवल बहुत कम हुआ है। उस वक्त लगभग 2,500 टेररिस्ट ऑपरेट करते थे, आज लेवल 150-200 पे आ गया है। तो इन्फिल्ट्रेशन लेवल कम हुआ है, लेकिन देखना ये है कि कहीं आईएसआई तालिबान जब वहाँ पूरा शांति करा लेता है और अफगानिस्तान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो कहीं इन टेररिस्ट को डाइवर्ट ना करे इस तरफ,
और अपना मकसद अचीव करने के लिए, तो उसके लिए हमें बॉर्डर पे ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, आर्मी को और बीएसएफ को, और हिंटरलैंड में भी ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है। अगर ऐसे कोई इन्फिल्ट्रेट करने में अगर अंदर आ भी जाते हैं, उनको वो जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर। सर क्या वाकई तौर पे अब उनको कश्मीर में ग्राउंड मिल सकता है तालिबान के, अगर वहां पे उनके वो आ जाते हैं, वो फाइटर्स जम्मू कश्मीर आते हैं, खासकर कश्मीर, ग्राउंड उनको मिल सकता है? यहाँ डीरेडिकलाइजेशन अब हो चुकी है वहां पे? मुझे नहीं लगता इतना। देखिए, मैं जैसे पहले कह रहा था, भारत 1990 वाला भारत आज नहीं है, ये 2021 वाला भारत है। यहाँ की फौज, यहाँ की सिक्योरिटी जो ग्रिड है वो 1990 वाली नहीं है। तो यहाँ कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, और हमारी फौज और हमारी जो फोर्सेस हैं बहुत सक्षम है। और हम अगर ऐसा लेकिन एक मैटर ऑफ कंसर्न है थोड़ा, हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। जी जी सर, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस पे फिर से एक बार इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही है। कल भी एक वीडियो वायरल हुआ जहां सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट्स को पीटा जा रहा है पुलिस की तरफ से। किस तरह से इन हादसात को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है? मैं सारी डिटेल नहीं जानता, बट मैंने देखा वो सोशल मीडिया में जो आप रेफर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो जो सहाफ़ी, जो जर्नलिस्ट जो एक्रेडिटेड हैं, उनकी मूवमेंट फ्री होनी चाहिए। उनको, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करने की ज़रूरत है लाठी चार्ज की। और उनको वो एक्रेडिटेड जो हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के लिए या डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, तो उनका मूवमेंट फ्री होना चाहिए। वो जहाँ जाना चाहें, इंटरव्यू लेना चाहें, उनकी इजाज़त पूरी होनी चाहिए। बाकी जो अथॉरिटीज़ इस वक्त हैं, उनको देखना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसे कदम लेने चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो। आपके दौर में और आज के दौर में आपको कितना लग रहा है कि हिफाजत के इंतजाम जम्मू कश्मीर में किस तरह का फर्क पड़ा है? हर दौर बेहतर ही होता जाता है। तो उस वक्त जो हालात थे और आज में बहुत फ़र्क है। और आज 370 और 35A नहीं है, आज गवर्नर्स रूल है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। तो बहुत फ़र्क है उस वक्त की हुकूमत और आज की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिन्होंने कहा कि अब हिफाजत के इंतजामात उससे बेहतर है जो पास्ट में थे। अब देखने वाली बात यही होगी कि तालिबान के इक़दार के बाद पड़ोसी ममालिक में, अफगान के पड़ोसी ममालिक में किस तरह के सियासी असरात मुरतब होंगे। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।